Hey guys, my name is Dr. Shubham Mole and welcome back to NCERT Biology podcast series. आप सबका स्वागत है हमारे फेवरेट यूट्यूब चैनल पे दैट इज बायोकट्टा पे. सो आज का नया एपिसोड दैट इज बायोमोलिक्यूल्स. एपिसोड शुरू करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में. माय नेम इज डॉक्टर शुभम मुले. आई एम अ नीट बायोलॉजी एजुकेटर सिंस लास्ट 7 years. मेरे दो यूट्यूब चैनल्स हैं, ई कट्टा एंड बायोकट्टा. ई कट्टा इज फॉर एंटरटेनमेंट एंड बायोकट्टा इज फॉर बायोलॉजी. साथ ही में आपको ये पॉडकास्ट सुनने को मिल रहा होगा स्पॉटिफाई एंड एप्पल पॉडकास्ट पे. तो सभी ऑडियो प्लेटफॉर्म पे ये पॉडकास्ट मैंने अवेलेबल कराया है ताकि आपकी रिवीजन जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से हो एंड आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसमें अच्छा स्कोर कर सके. सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट टुडेज एपिसोड दैट इज बायोमोलिक्यूल्स. चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स. हम सबको पता है कि देयर इज एन वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन आवर बायोस्फीयर. तरह तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमको हमारे बायोस्फीयर में देखने को मिलते हैं. फिर इनको देख के मन में यह सवाल आता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या सेम केमिकल से बने हैं, सेम एलिमेंट से बने हैं, उन सब में सेम कंपाउंड्स हैं. तो हमने यार केमिस्ट्री में सीखा है कि एलिमेंटल एनालिसिस कैसे परफॉर्म किया जाता है. अगर हम सेम एलिमेंटल एनालिसिस किसी भी प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू या माइक्रोबियल पेस्ट पे करें तो हमको कुछ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स मिलते हैं जो इन सब में पाए जाते हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सेवरल अदर, जिनको हम कंटेंट पर यूनिट मास जो है ऑफ लिविंग टिश्यू मेजर कर सकते हैं. अगर हम सेम एनालिसिस पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट पे करें या जमीन के किसी भाग पे करें, दैट इज अ एग्जांपल ऑफ नॉन लिविंग मटेरियल, तो हमको सेम सेट ऑफ केमिकल्स मिलेंगे, सेम सेट ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे. हम कोई भी डिफरेंस जो है इसमें से फाइंड आउट नहीं कर सकते. मतलब जिन एलिमेंट से अर्थ का क्रस्ट बना है उसी एलिमेंट से हमारी बॉडी भी बनी है. लेकिन अगर हम इसका क्लोजर एग्जामिनेशन करें, काफी डिटेल में इसका एग्जामिनेशन करें, तो रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट्स ये लिविंग मटेरियल में ज्यादा पाया जाता है कंपेयर टू द अर्थ क्रस्ट. यानी कि कार्बन एंड हाइड्रोजन जो है इसका जो रेशियो है वो लिविंग मटेरियल में ज्यादा होता है कंपेयर टू द अर्थ क्रस्ट. नाउ हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन. हाउ टू एनालाइज अ केमिकल कंपोजिशन. किस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में फाइंड आउट किए जाते हैं. इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लाया जाए, कैसे फाइंड आउट किया जाए. सिंपल है, हमको केमिकल एनालिसिस करना पड़ेगा. हम कोई भी लिविंग टिश्यू ले सकते हैं, दैट इज अ वेजिटेबल और अ पीस ऑफ लिवर. हमको इसको ग्रीन करना है विद द हेल्प ऑफ ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड. ठीक है, अभी ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, Cl3CCOH. विद द हेल्प ऑफ मॉर्टर एंड पिस्टल हमको इसको ग्रीन करना है. हमें एक थिक स्लरी मिलेगी, मतलब मिश्रण मिलेगा हमको, और उसको विद द हेल्प ऑफ चीज क्लॉथ एंड कॉटन हमको उसको सेपरेट कर लेने का है. मतलब चाय जैसे हम छन्नी से सेपरेट करते हैं, ठीक है, कप में डालते हुए, इस तरीके से हमको दो तरह के फ्रैक्शंस यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएंगे. एक को हम कहेंगे फिल्ट्रेट, दैट इज एसिड सोल्यूबल पूल, एंड सेकंड इज retentate, that is acid insoluble fraction. साइंटिस्ट ने बहुत सारे यानी कि थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो एसिड सोल्यूबल पूल में जो है वो फाइंड आउट किए हैं. सो देखो सिंपल सी चीज है, जो छन्नी के ऊपर बच जाता है दैट इज अ रिटेंटेट, दैट इज अ एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन, और जो छन्नी से नीचे कप में आ जाता है दैट इज द फिल्ट्रेट, और उसको हम क्या कह सकते हैं, एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन. तो जो कप में है वो फिल्ट्रेट है, एसिड सोल्यूबल है क्योंकि वो एसिड में पूरी तरीके से सोल्यूबल हो चुका है, तो वो पूरा लिक्विड बन गया है, दैट्स व्हाई वो छन्नी से नीचे आ गया. एंड जो बचा है, जो एसिड में डिसॉल्व नहीं हुआ, दैट इज एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन, उसको हम रिटेंटेड बोलेंगे. जैसे जैसे हम हायर क्लासेस में जाएंगे हमको पता चलेगा कि
लिविंग टिश्यू को कैसे एनालाइज किया जाता है, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे एनालाइज किया जाता है, या कैसे फाइंड आउट किया जाता है कि वही कंपाउंड उस बायोमोलिक्यूल्स में है। नाउ बहुत सारे वेरियस मेथड जो है जिसके थ्रू हम वेरियस कंपाउंड जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे टेस्ट भी है जिससे हम किसी एक कंपाउंड को आइसोलेट भी कर सकते हैं, उसको प्यूरिफाई भी कर सकते हैं। तुम कभी केमिस्ट्री के लैब में गए होंगे तो हमने बहुत सारे ऐसे मेथड्स फाइंड आउट किए हैं कि एसिड सोल्यूबल सब्सटेंसों को उसको कैसे सेपरेट किया जाए, अगर एसिड इनसोल्यूबल हो या वाटर सोल्यूबल हो या वाटर इनसोल्यूबल हो तो उसको कैसे सेपरेट किया जाए। तो बहुत सारे ऐसे मेथड जो है वो अवेलेबल है। अब विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक हम लगा सकते हैं एंड हम किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड पॉसिबल स्ट्रक्चर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम द लिविंग कार्बन कंपाउंड्स, इसको हम क्या कह सकते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स। तो लिविंग टिश्यू से जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हमको मिलते हैं उसको हम बायोमॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। पर ऐसा नहीं कि लिविंग टिश्यू में सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होता है, लिविंग टिश्यू में इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी होता है। तो इसको कैसे एनालाइज किया जाए, कैसे फाइंड आउट किया जाए कि कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो तुमको लिविंग टिश्यू में मिलता है। तो इसके लिए भी एक मेथड है, थोड़ी सी डिस्ट्रक्टिव है, बट एक्सपेरिमेंट जो है तो करना ही पड़ेगा। तो फिर से हमको क्या करना है, फिर से हमको लीफ लेना है या पीस ऑफ लीवर लेना है, ठीक है। एंड हमको इसका वेट जो है वो उसी वक्त पे कैलकुलेट करना है, उसको हम वेट कहते हैं, गीला वेट, ठीक है। तो पीस ऑफ वेजिटेबल लो या पीस ऑफ लीवर लो, उसका वेट मेजर करो उसी टाइम पे, ठीक है, उसको हम वेट कहेंगे। फिर हमको इसको सुखाना है, जैसे हम गर्मियों में छत के ऊपर डिफरेंट खाने की चीजें सुखाते हैं, ठीक है, इमलिया, अचार, ऐसे ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उस तरीके से उसको सुखाना है, उसका पूरा जो वाटर है, ठीक है, वो इवापोरेट होना चाहिए। नाउ रिमेनिंग मटेरियल जो है, अभी वाटर पूरा जाने के बाद तब हमको इसका वेट कैलकुलेट करना है, तो इसको हम ड्राई वेट कहते हैं, ठीक है। नाउ हमको क्या करना है, इसको जलाना है, ठीक है। अब जलाने के बाद क्या हो जाएगा, इसमें जो कार्बन कंपाउंड्स है दैट विल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन प्लस O2 रिएक्ट, ये दोनों रिएक्ट करेंगे, दे विल फॉर्म अ CO2 फॉर्म करके ये निकल जाएगा बाहर, ठीक है। CO2 एंड वाटर वेपर जो है वो कंप्लीटली बाहर निकल जाएंगे। अभी बचता क्या है, ऐश, राख बचती है, ठीक है, ऐश। तो ऐश में क्या होगा भाई, कार्बन कंपाउंड तो निकल गए ऑक्सीजन के साथ CO2 के जरिए, अब क्या बचा है, ऐश बची है। और ऐश में क्या है, नाउ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कौन कौन से, एज लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, इस तरीके से इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमको मिलता है। और यही इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जैसे कि सल्फेट, फॉस्फेट, ये हमको एसिड सोल्यूबल पूल में भी देखने को मिलता है। देयरफॉर हमको यह पता चलता है कि एलिमेंटल एनालिसिस हमको एलिमेंटल कंपोजिशन देता है ऑफ लिविंग टिश्यूज इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड कार्बन, ठीक है। सो एंड ये एक्सपेरिमेंट से हमको ये भी पता चला कि लिविंग टिश्यू में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी है एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पे कुछ टेबल दिए गए हैं, टेबल 9.0 की बात करते हैं, जहाँ पे कंपैरिजन दिया गया है ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द लॉन्ग लिविंग एंड लिविंग मैटर, ठीक है। सो परसेंट बाय वेट, ठीक है, पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि एलिमेंट कौन कौन से हैं, परसेंट बाय वेट इन अर्थ क्रस्ट एंड ह्यूमन बॉडी का कंपैरिजन करते हैं। तो हाइड्रोजन की बात करें तो 0.14% अर्थ क्रस्ट में है वो, एंड ओनली 0.5% जो है वो ह्यूमन बॉडी में है, ठीक है। तो 0.14 अर्थ क्रस्ट में मतलब कम है कंपेयर टू द बॉडी, ह्यूमन बॉडी में 0.5 है, मतलब 0.50 भी वो हो सकता है। कार्बन 0.03% ही होता है इन अर्थ क्रस्ट, वाइल अगर हमारे बॉडी में देखा जाए तो सेकंड लार्जेस्ट अमाउंट में ये फाइंड आउट किया जाता है, दैट इज 18.5%। तो ये एक MCQ आ सकता है, 18.5% कार्बन हमारे बॉडी में है। देन ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट में काफी ज्यादा मात्रा में, मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में तुमको देखने को मिलेगा ऑक्सीजन, दैट इज 46.6% बाय वेट। एंड हमारी बॉडी में भी सबसे ज्यादा मात्रा में ये मिलेगा तुमको देखने को, दैट इज 65% बाय वेट। देखो तो ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट में भी सबसे ज्यादा है 46%, और हमारे बॉडी में भी सबसे ज्यादा दैट इज 65%। नाइट्रोजन अर्थ क्रस्ट में काफी लिटिल है, वेरी 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 लिटिल, ठीक है, मतलब सबसे कम मात्रा में पाया जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक MCQ हो सकता है कि नाइट्रोजन अर्थ क्रस्ट में या ह्यूमन बॉडी में सबसे कम पाया जाता है, तो अर्थ क्रस्ट में वेरी लिटिल, निग्लिजिबल अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है। एंड हमारे बॉडी में 3.3% होता है नाइट्रोजन।
सल्फर 0.03% अगेन एज लाइक सेम एज लाइक कार्बन इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है, एंड 0.3% इन ह्यूमन बॉडी। सोडियम 2.8% इन अर्थ क्रस्ट एंड हमारे बॉडी में 0.2, तो सोडियम ज्यादा है अर्थ क्रस्ट में कंपेयर टू द ह्यूमन बॉडी। कैल्शियम 3.6% इन अर्थ क्रस्ट, हमारे बॉडी में 1.5%, ये भी ज्यादा है अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। मैग्नीशियम 2.1% इन अर्थ क्रस्ट, हमारे बॉडी में ये भी कम है, दैट इज 0.1% है, ओनली 0.1%। सिलिकॉन ये सेकंड लार्जेस्ट मात्रा में पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में, ठीक है, दैट इज 27.7% एंड हमारे बॉडी में निग्लिजिबल। तो जो सेकंड मोस्ट अबाउंडेंट है अर्थ क्रस्ट में, जो हमारे बॉडी में लीस्ट अबाउंडेंट है, सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, तो सिलिकॉन, ये ध्यान में रखना है। तो इसमें 4 एमसीक्यू मैं तुमको बता रहा हूँ जो तुमको ध्यान में रखना है। एक, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में, दैट इज 65%, एंड अर्थ क्रस्ट में भी सबसे ज्यादा पाया जाता है, दैट इज 46.6%, ठीक है। अर्थ क्रस्ट में सबसे कम मात्रा में कौन पाया जाता है? नाइट्रोजन, ठीक है, एंड ह्यूमन बॉडी में सबसे कम मात्रा में कौन सा पाया जाता है? दैट इज सिलिकॉन, ओके। अब ये कहां से लिया गया है? ये सब ये लिया गया है फ्रॉम CNR राव, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी प्रेस, हैदराबाद। अब सेकंड यहाँ पे टेबल एक दिया गया है, दैट इज टेबल 9.2। इसमें क्या किया है? अ लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग टिश्यूज, ठीक है। मतलब इसमें कुछ नहीं, कंपोनेंट दिया है और उसको फॉर्मूला दिया है, तो सिंपल है ये। सोडियम का Na+ होता है, वी नो दैट। पोटेशियम का K+, कैल्शियम का Ca++, मैग्नीशियम Mg++, वाटर H2O, कंपाउंड्स NaCl, CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, फॉस्फोरस PO4 3-, ठीक है, सल्फेट SO4 2-। तो ये इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट जो है वो लिविंग टिश्यू में ये सब पाए जाते हैं, जिनके मैंने नाम और फॉर्मूला अभी आपको बताया, ओके। नाउ अगर हम आगे फर्दर पढ़े, ठीक है, तो अभी हमको ये देखने को मिलता है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनमें डिफरेंट तरह की फंक्शनल ग्रुप्स जो है हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि अल्डिहाइड, कीटोन्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो इनको हम ये केमिकली ऐसा क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि दे आर द एल्डिहाइड, दे आर द कीटोन, दे आर द एरोमेटिक कंपाउंड्स। बट बायोलॉजिकली इसको कैसे क्लासिफाई किया जाए? तो अगर इसको हमको बायोलॉजिकली क्लासिफाई करना है, तो हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू द अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड बेसिस एंड फैटी एसिड्स। अभी अमाइनो एसिड्स क्या है? अमाइनो एसिड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें अमाइनो ग्रुप होता है, ठीक है, एंड एसिडिक ग्रुप्स एज अ सब्स्टिट्यूट्स ऑन द सेम कार्बन। मतलब सेम कार्बन पे अमाइनो ग्रुप अटैच है एंड दूसरी तरफ से एसिडिक ग्रुप अटैच है, इसलिए उस कार्बन को हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं। और इसीलिए उस अमाइनो एसिड्स को हम क्या कहते हैं? अल्फा अमाइनो एसिड्स कहते हैं। उनको और एक टर्म से भी पुकारा जाता है, दैट इज द सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। अमाइनो एसिड्स आर द सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। दिस कैन बी द MCQ पॉइंट फॉर यू, ओके। देन यहाँ पे दे आर द 4 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स ऑक्यूपाइंग द 4 वैलेंसी पोजीशंस। मतलब कार्बन की जो 4 वैलेंसी ग्रुप्स होते हैं, तो चारों जो है वो डिफरेंट ग्रुप से जो है वो ऑक्यूपाई किए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? एक में हाइड्रोजन होगा, एक में कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, एक में दैट कार्बोक्सिल ग्रुप यानी कि COOH, देन अमाइनो ग्रुप NH2 एंड वेरिएबल ग्रुप होगा। अभी वेरिएबल मतलब डिफरेंट अमाइनो एसिड्स में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप वहां पे उस जगह हो सकते हैं, उसको R ग्रुप कहा जाता है, वेरिएबल, ठीक है। सो एंड बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ R ग्रुप, अमाइनो एसिड्स को जो है वो डिफरेंट तरीकों से क्लासिफाई किया जाता है। मतलब किसके ऊपर डिपेंड है अमाइनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन? डिपेंड अपॉन द R ग्रुप, वेरिएबल ग्रुप, ओके। ये भी एक MCQ पॉइंट हो सकता है। तो लगभग अगर हम अमाइनो एसिड से प्रोटीन्स बनते हैं, और जितने अमाइनो एसिड्स से प्रोटीन बनते हैं, लगभग हम उससे बता सकते हैं कि देयर आर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है। एंड ये जो R ग्रुप है, ये अलग अलग अमाइनो एसिड जो है वो प्रिपेयर करता है। कैसे? फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये भी एक MCQ फॉर्म में आ सकता है तुमको। अगर R ग्रुप की जगह हाइड्रोजन है, सिर्फ सिंपल हाइड्रोजन, तो उस अमाइनो एसिड को हम ग्लाइसिन कहते हैं, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन है R ग्रुप की जगह सिंपल, तो उसको हम ग्लाइसिन कहेंगे, दैट इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। सेकंड, अगर R ग्रुप की जगह मिथिल ग्रुप है, CH2 है, ठीक है, तो उसको हम एलेनाइन कहेंगे। अगर हाइड्रोक्सी मिथिल ग्रुप है, CH2OH है, तो उसको हम सिराइन कहेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से डिफरेंट 20 अमाइनो एसिड जो है हमको देखने को मिलते हैं। सो द केमिकल
एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स आर इसेंशियली, ठीक है, ऑफ अमाइनो कार्बोक्सिल एंड आर फंक्शनल ग्रुप्स। मतलब डिपेंड है कि उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, डोमिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, और उसके हिसाब से जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड जो है वो तय होती है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दे कैन बी एसिडिक और दे कैन बी बेसिक। मतलब अगर कार्बोक्सिल ग्रुप ज्यादा है तो दैट इज अ एसिडिक अमीनो एसिड, अगर अमीनो ग्रुप ज्यादा है, दैट इज NH2 ग्रुप ज्यादा है, तो दैट इज द बेसिक अमीनो एसिड। अगर हम कुछ एसिडिक अमीनो एसिड देखें तो फॉर एग्जांपल ग्लूटामिक एसिड, बेसिक देखें फॉर एग्जांपल लाइसिन, एंड जो एसिडिक भी नहीं बेसिक भी नहीं, दैट इज न्यूट्रल, फॉर एग्जांपल वैली। तो ये सारे एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, इसमें MCQ आ सकता है। ग्लूटामिक एसिड नाम में ही एसिड है, लाइसिन इज अ बेसिक अमीनो एसिड, न्यूट्रल वैलिन, एंड उसी तरीके से कुछ एरोमेटिक अमीनो एसिड्स भी हमको देखने को मिलते हैं, दैट इज टायरोसिन, फिनिलएलेनाइन एंड ट्रिप्टोफैन। देखो यार, पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड इज डिपेंड अपॉन द आयोनाइजेबल नेचर ऑफ अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। इसलिए अगर हम इस अमीनो एसिड्स को डिफरेंट पीएच पे डालें या डिफरेंट पीएच सॉल्यूशंस में डालें तो स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड जो है वो चेंज होता है मोस्टली, जिसमें NH3 प्लस एंड COO माइनस ये दोनों ग्रुप पाए जाते हैं, उस फॉर्म को हम ज्विटर आयोनिक फॉर्म कहते हैं। सो NH3 प्लस एंड COO माइनस, ध्यान में रखना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिपिड्स। लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसोल्यूबल, वो पानी में नहीं घुलते हैं। दे कुड बी अ सिंपल फैटी एसिड्स, वो सिंपल फैटी एसिड्स भी हो सकते हैं जिसमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप है जो आर ग्रुप से अटैच है। आर ग्रुप मिथिल भी हो सकता है वेरिएबल ग्रुप की तरह, दैट इज CH3 भी हो सकता है, या फिर इथिल भी हो सकता है, दैट इज C2H5 भी हो सकता है, और हायर नंबर ऑफ ग्रुप्स जो है इसमें फाइंड आउट हो सकते हैं। कार्बन नंबर 1 से लेके कार्बन नंबर 19 तक, यानी कि कार्बन नंबर 1 से लेके कार्बन नंबर 19 तक। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें पाल्मिटिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन है, अगर हम इंक्लूड करें कार्बोक्सिल कार्बन को भी, एंड अरेक्नोडिक एसिड में 20 कार्बन है, अगर इसमें भी हम इंक्लूड करें कार्बोक्सिल कार्बन को। सो अरेक्नोडिक एसिड 20 कार्बन, पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन। नाउ फैटी एसिड्स सैचुरेटेड भी हो सकते हैं या अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। सैचुरेटेड यानी कि विदाउट डबल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड विथ वन और मोर डबल बॉन्ड। अगर हम सिंपल लिपिड ले, ठीक है, तो अनदर सिंपल लिपिड का एग्जांपल भी हो सकता है जैसे कि ग्लिसरॉल, ठीक है, उसको हम ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन भी बोल सकते हैं। तो ये भी एक MCQ हो सकता है कि ग्लिसरॉल इज अ ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन। नाउ मेनी लिपिड्स हैव बोथ, मतलब बहुत सारे लिपिड्स में ग्लिसरॉल भी होता है एंड फैटी एसिड्स भी होता है। सो हियर जो फैटी एसिड्स होते हैं इनको हम इस्टेरिफाइड ग्लिसरॉल भी कह सकते हैं। दे कैन बी मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड्स, डिपेंड अपॉन कितने उसमें अटैच होते हैं आर ग्रुप्स। नाउ दिस आर कॉल्ड एज, इनको हम फैट्स या ऑयल्स कह सकते हैं, डिपेंड अपॉन द मेल्टिंग पॉइंट। ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होता है कंपेयर टू द फैट्स। एग्जांपल जिंजली ऑयल, ठीक है, जो विंटर्स में भी हमको जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है, ऑयल ही रहता है, दैट इज जिंजली ऑयल। नाउ कुछ कुछ लिपिड्स है उसमें हमको फॉस्फोरस भी नजर आते हैं या फॉस्फोरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड भी नजर आते हैं। फॉर एग्जांपल फॉस्फोलिपिड्स कहाँ पे होते हैं? फॉस्फोलिपिड्स इन सेल मेम्ब्रेन। एग्जांपल क्या ले सकते हैं इसका? लेसिथिन, ठीक है, लेसिथिन इज एग्जांपल ऑफ फॉस्फोलिपिड, ये भी एक MCQ है, ठीक है। सम टिश्यूज स्पेशली न्यूरल टिश्यूज में ज्यादा लिपिड्स होते हैं, ठीक है, विथ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। ध्यान में रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूरल टिश्यूज में ज्यादा लिपिड्स होते हैं एंड ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है कंपेयर टू अदर टिश्यूज। नाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन विच हेटेरोसाइक्लिक लिविंग रिंग्स जो है वो फाइंड आउट होती है। नाउ इसी हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स में नाइट्रोजन बेसेस भी आते हैं, सच एज एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। अगर ये नाइट्रोजनस बेसेस शुगर से अटैच है
तो इसको हम न्यूक्लियोसाइड्स कहते हैं। तो नाइट्रोजनल बेसिस प्लस शुगर इज ए न्यूक्लियोसाइड, और इसमें अगर हम फॉस्फेट ग्रुप भी डाल दें, ठीक है, तो मतलब बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, दैट इज न्यूक्लियोटाइड्स। एडेनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन, साइटिडीन आर द न्यूक्लियोसाइड्स। एडेनिलिक एसिड, ठीक है, थाइमिडिलिक एसिड, ग्वानिलिक एसिड, यूरिडिलिक एसिड, साइटिडिलिक एसिड आर द न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये सिंपल सा ट्रिक है, ध्यान में रख सकते हो तुम कि अगर वो न्यूक्लियोटाइड है तो उसके सफिक्स जो होगा उसका, तो उसमें एसिड लगेगा, और अगर वो न्यूक्लियोसाइड है तो उसमें आई एन ई जो है वो सफिक्स लगेगा। तो न्यूक्लिक एसिड का परफेक्ट एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। एंड डीएनए एंड आरएनए क्या करते हैं, दे एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है जी, वो जेनेटिक मटेरियल की तरह जो है वो एक्ट करते हैं। Let's discuss now primary and secondary metabolites. देखो, मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री ये है कि ये डील करता है विथ आइसोलेटिंग थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स, छोटे बड़े सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम ले सकते हैं, एंड उनका स्ट्रक्चर जो है हम डिटरमाइन कर सकते हैं। एंड स्ट्रक्चर एक बार डिटरमाइन हो गया तो हम उसको आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करने की भी कोशिश करते हैं। अगर हम ऐसे सारे बायोमोलिक्यूल्स की लिस्ट निकालने जाए तो वो थाउजेंड्स ऑफ ऐसे हमको बायोमोलिक्यूल जो है वो नजर आ जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड, शुगर्स। सो यही कुछ हमने जो है वो फिगर 9.10 में आपको दिखाया है। तो देखो यार, एनसीईआरटी में 9.10 जो पेज बताया उन्होंने, वहाँ पे सारे बायोमोलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। तो आप अभी थोड़ा सा पॉज लेके या फिर बाद में घर पे जाके जो है, अगर आप बाहर से सुन रहे हो तो 9.10 के सारे स्ट्रक्चर्स बायोमोलिक्यूल्स के जो दिए हैं वो एक बार निकाल के देखना, एंड उसको 2-3 बार जो है वो ओवरलुक कर देना। शायद अगर डायग्रामेटिक क्वेश्चन आता है तो यू मस्ट एबल टू सॉल्व देम। नाउ अगर हम इन बायोमोलिक्यूल्स को मेटाबोलाइट्स बुलाए तो हम देख सकते हैं कि एनिमल टिश्यूज में सारे सच कंपाउंड्स को है हमको देखने को मिलते हैं, एंड इन्हीं कंपाउंड्स को जो है हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। अगर हम प्लांट, फंगल या माइक्रोबियल सेल्स को भी डिटरमाइन करें तो हमको थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड जो है वो नजर आ जाएंगे जिनको हम ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। लेकिन इनके अलावा भी हमको ढेर सारे, इन थाउजेंड जो है वो ऐसे मेटाबोलाइट नजर आएंगे जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स नहीं है, जैसे कि अल्कलाइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, रबर्स, एसेंशियल ऑयल्स, एंटीबायोटिक्स, कलर पिगमेंट्स, सेंट्स, गम्स, स्पाइसेस, और इनको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। क्योंकि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैव आइडेंटिफाइबल फंक्शंस एंड दे प्ले नोन रोल्स इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एनिमल टिश्यूज में भी पाए जाते हैं, प्लांट टिश्यूज में भी पाए जाते हैं, एंड उनको हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स इसलिए कहते हैं कि उनके फंक्शंस हमको मालूम है कि वो बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में क्या रोल प्ले करते हैं, मतलब उनको यूज हमको मालूम है। लेकिन ऐसे कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि अल्कोलाइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, रबर्स, एसेंशियल ऑयल्स एंड एंटीबायोटिक्स जो प्लांट्स में प्रेजेंट है एंड माइक्रोबियल सेल्स में प्रेजेंट है या फंगल्स में प्रेजेंट है, उनका यूज ही नहीं मालूम है हमको एट दिस पॉइंट, और उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल तुमको दिए हुए हैं, एंड इनका जो है वो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट जो है वो काफ़ी बड़ा होता है। सो टेबल 9.3 की हम बात करते हैं अभी, वहाँ पे तुमको सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दिए गए हैं, एंड ये जो है वो काफ़ी बार इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा कुछ आया है, तो ये फिगर टेबल 9.3 जो है वो आ चुका है, दैट इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में। सो चलो रिवाइज करते हैं। सो यहाँ पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में फर्स्ट आता है दैट इज पिगमेंट्स। पिगमेंट्स का एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं इन्होंने, कैरोटीनॉइड्स एंड एंथोसियानिन्स, ठीक है, पिगमेंट्स, कैरोटीनॉइड्स एंड एंथोसियानिन्स। अल्कलॉइड्स, मॉर्फिन एंड कोडीन। मॉर्फिन पेन किलर की तरह काम करता है, ठीक है। मॉर्फिन एंड कोडीन क्या है, अल्कलॉइड्स, तो इनका हॉस्पिटल में यूज होता है मोस्टली लीगली। देन टर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड्स में देखो यहाँ पे तो मोनोटर्पिन्स एंड डायटर्पिन्स आ जाएगा, तो टर्पिन्स आ रहा है ना, तो दैट इज अ टर्पिनॉइड्स, मोनोटर्पिन्स एंड डायटर्पिन्स। देन इसेंशियल ऑयल्स में आ जाएगा लेमन ग्रास ऑयल, ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है लेमन ग्रास ऑयल है, इसेंशियल ऑयल्स। देन टॉक्सिन्स में एब्रीन एंड राइसिन,
ठीक है। तो ये एब्रिन राइसिन्स आर टॉक्सिन्स, ये ध्यान में रखना, एब्रिन राइसिन आर द टॉक्सिन्स। लेक्टिन्स, इसमें कॉन्क्लेविन ए आ जाएगा, ठीक है, कॉन्क्लेविन ए, ये भी काफी बार पूछा गया है, ये काफी बार टॉक्सिन्स एंड लेक्टिन्स के ऊपर जो है वो एमसीक्यू आ चुका है। तो लेक्टिन्स में क्या आ जाएगा, कॉनकैनेवलिन ए, कॉनक्लेविन ए, एंड टॉक्सिन्स का एब्रिन एंड राइसिन। देन ड्रग्स, ये भी कैंसर में यूज होता है, दैट इज विनब्लास्टिन, कुरुकुमिन, वी नो दैट हाउस होल्ड में यूज होता है, ठीक है। सो ड्रग्स विनब्लास्टिन एंड कुरुकुमिन। एंड पॉलीमरिक सब्सटेंसेस में जैसे कि रबर, गम, सेलुलोज, इनके यूज तो हमको मालूम है, डे टू डे बेसिस पे हम इसके यूज करते हैं। चलिए बात करते हैं अबाउट द बायोमैक्रोमोलिक्यूल। देखो, एक फीचर सभी कंपाउंड्स में कॉमन है जो एसिड सोल्यूबल पूल में मिलते हैं, दैट इज दे हैव अ मॉलिक्यूलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 18 टू अराउंड 800 डाल्टन्स अप्रोक्सीमेटली। बट अगर हम एसिड इंसोल्यूबल फ्रैक्शन देखें तो उनका वेट जो है वो इन रेंज ऑफ 10,000 हमको देखने को मिलता है। देर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमको एसिड इनसोल्यूबल पूल में मिलते हैं, दैट इज प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसेकेराइड्स एंड लिपिड्स। नाउ, अभी मैंने जैसा बोला तुमको कि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 10,000 में होता है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, दैट इज लिपिड्स। लिपिड्स का वेट जो है वो माइक्रोमोलिक्यूल्स की तरह होता है, मतलब लेस देन 1000 डाल्टन के आसपास आता है, लेकिन फिर भी ये हमको एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में देखने को मिलता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट। लिपिड is a biomacromolecule but have a weight less than 1000 डाल्टन। अब ऐसा क्यों होता है? सिंपल सी चीज है, देखो, लिपिड जो है दे आर इंडीड स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस, एंड वो कहाँ पे मिलते हैं, दे आर अरेंज इन अ सेल मेम्ब्रेन इन द सेल, ठीक है। मतलब सारे मेम्ब्रेन्स में मोस्टली जो है हमको लिपिड जो है वो देखने को मिलते हैं। तो जब भी हम टिश्यू को ग्राइंड करते हैं, ठीक है, हम सेल के स्ट्रक्चर को पूरा तरीके से डिसमेंटल कर दे, सेल के स्ट्रक्चर को हम खराब कर देते हैं, एंड सेल मेम्ब्रेन एंड अदर स्ट्रक्चर जो है वो पीसेस में ब्रोकन हो जाते हैं, मतलब वो टूट जाते हैं अलग अलग हिस्सों में, ठीक है। एंड वो क्या करते हैं, वो जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं फिर वो वेसिकल्स फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, वेसिकल्स फॉर्म कर लेते हैं दैट आर नॉट वाटर सोल्यूबल। तुम अगर पानी में ऑयल डालोगे या पानी में फैट डालोगे तो वो सोल्यूब नहीं होता है पानी में, वो ऊपर तैरता है, ठीक है, वो ऊपर तैरता है, वो वेसिकल्स फॉर्म करते हैं। तो जब भी हम यहाँ पे एसिड सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल को हम फ्रैक्शनेट करते हैं, इनको अलग करने की कोशिश करते हैं, तो ये वेसिकल जो है वो एसिड इनसोल्यूबल पूल में अटक जाती है, एंड दैट्स व्हाई दे आर फाउंड इन अ मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन, मतलब छन्नी के ऊपर मिलता है वो हमको, क्योंकि वो एक तो मिक्स नहीं होता एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन के साथ, वेसिकल्स फॉर्म करता है, एंड जब हम इसको जो है फ्रैक्शनेट करते हैं, अलग करते हैं, ठीक है, फिल्ट्रेट करते हैं, हम इसको फिल्टर करते हैं, तो वो हमको छन्नी के ऊपर देखने को मिलता है। दैट्स व्हाई लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो लिपिड को हम ऐसे एक तरह से क्लासिफाई नहीं कर सकते कि वो माइक्रोमोलिक्यूल्स है या फिर स्ट्रिक्टली वो मैक्रोमोलिक्यूल्स है, तो वो दोनों के बीच में का, दोनों का जो है वो दोनों का जो है वो बैलेंस हैंडल कर लेते हैं। सो डिस्कस करते हैं कि अभी जो लिविंग टिश्यू है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं एंड उनका परसेंट बाय टोटल सेलुलर मास जो है वो कितना होता है। सो सबसे ज़्यादा परसेंट बाय टोटल सेलुलर मास जो होता है वो होता है वाटर का, दैट इज 70 to 90%। तो किसी भी लिविंग टिश्यू में वाटर 70 to 90% होता है सबसे ज़्यादा, ओके। देन प्रोटीन्स होता है 10 to 15%, सेकंड मोस्ट अबाउंडेंट परसेंट ऑफ टोटल सेलुलर मास। Then carbohydrates 3%, lipids 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7% एंड आयंस 1%। तो अगर देखो आयंस में एक ही वर्ड है आयंस, एंड आई से स्टार्ट होता है, आई वन जैसा होता है, तो आयंस 1% ध्यान में रखना, आई वन सेम दिखता है ना, कैपिटल में आई करते हैं तो वो वन जैसा दिखता है, तो आई वन ध्यान रखने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ। न्यूक्लिक एसिड, ठीक है,
न्यूक्लिक इस वर्ड में जो है वो लगभग तुमको जो है वो 6 से 7 वर्ड्स देखने को मिलेंगे, अल्फाबेट देखने को मिलेंगे। तो न्यूक्लिक एसिड 5 to 7%। लिपिड्स, ली, पहले दो ऑप्शन ले लो, ठीक है। ली दो ही शब्द है तो लिपिड 2%। कार, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, कार में 3 शब्द है तो कार्बोहाइड्रेट्स 3%। तो पहले इनिशियल लेने का है, इनको ध्यान में रखने के लिए। कार इज अ वर्ड, उसमें 3 शब्द है, 3 अल्फाबेट है तो कार्बोहाइड्रेट्स 3%। लिपिड्स का ली ले लो, ली में 2 शब्द है तो 2%। न्यूक्लिक एसिड में सबसे ज़्यादा होते हैं तो वो 5 to 7% ध्यान में रखना है। आयन का 1 ले लो, 1%। एंड सबसे ज़्यादा वाटर, दैट इज 70 to 90%। तो ये काम आ जाएगा एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त तकनीक, ठीक है। देन लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रोटीन्स। व्हाट आर प्रोटीन्स? प्रोटीन्स आर द पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। क्या होती है वो? लीनियर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स होती है, एक दूसरे से बंधी हुई बाय द पेप्टाइड बॉन्ड्स, दे आर लिंक्ड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड्स, ठीक है। नाउ ईच प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। हर एक प्रोटीन जो है वो पॉलीमर होता है ऑफ अमीनो एसिड, पॉलीमर से बना होता है, अमीनो एसिड से बना होता है, ठीक है। एंड एज देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, अलग अलग 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड जो है वो अवेलेबल है। अभी नई खोज की है तो उसमें 22nd भी अमीनो एसिड्स है। 21st हमने देखा है सेलेनोसिस्टीन। बाकी अगर हम डिस्कस करें अमीनो एसिड जैसे कि एलेनाइन, सिस्टीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, ठीक है। So a protein is a heteropolymer. It's a very important MCQ point. Protein is a heteropolymer and it's not a homopolymer. ठीक है, जैसे हमने इसके पहले देखा था ग्लूकोज का एंड अदर का, और जैसे हम अभी आगे कार्बोहाइड्रेट डिस्कस करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स में हमको होमोपॉलीमर्स मोस्टली देखने को मिलेंगे। स्टार्च का एग्जांपल ले लेते हैं या फिर सेलुलोज का एग्जांपल ले लेते हैं तो उसमें हमको होमोपॉलीमर एक ही यूनिट से वो बना होता है, दैट इज ग्लूकोज। ये मैं आगे बताऊंगा। लेकिन प्रोटीन्स अलग अलग अमीनो एसिड से बना होता है, दैट्स व्हाई इट्स अ हेटेरोपॉलीमर। होमोपॉलीमर मतलब क्या? एक ही टाइप का मोनोमर है जो बार बार एन टाइम जो है प्रेजेंट होता है। हेटेरोपॉलीमर में अलग अलग टाइप के जो है वो मोनोमर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। देखो, जो हम खाते हैं या पीते हैं, ठीक है, तो उस डाइट के जरिए हमको जो है वो अमीनो एसिड्स मिलते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, और उसको हम कहते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है। सो डाइटरी प्रोटीन्स आर द सोर्स ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड्स। जो हम प्रोटीन्स खाते हैं वो इंपॉर्टेंट इसेंशियल सोर्स होता है ऑफ अमीनो एसिड्स। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है, डाइटरी प्रोटीन्स आर द सोर्स ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड्स। देयरफॉर जो हमारी बॉडी में अपने आप बनते हैं, ठीक है, तो दैट इज नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। जो हमारी बॉडी बनाती है दैट इज नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। देखो, प्रोटीन्स काफी सारे फंक्शन जो है वो करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सम फाइट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स, सम आर हार्मोन्स, ठीक है। तो इसमें एक चार्ट दिया गया है टेबल 9.5 का, उसमें अलग अलग प्रोटीन्स और उसके फंक्शंस दिए गए हैं, तो ये एक मैच द पेयर में आ सकता है। ओके, सो कोलेजिन इज अ प्रोटीन और उसका फंक्शन क्या होगा? इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस की तरह काम करता है सेल में वो कोलेजिन। ट्रिप्सिन इज अ एंजाइम, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा है ट्रिप्सिन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या फंक्शन होता है उसका, याद कर लेने का एक बार, ठीक है। किस प्रोसेस में हेल्प करता है ये भी तुम मुझे बात बताओगे, ठीक है। किसके डाइजेशन में हेल्प करता है ये भी एक बार याद कर लेना। ट्रिप्सिन वो प्रोटीन है, देखिए, दैट इज अ एंजाइम है। देन इंसुलिन इज अ हार्मोन, वी नो दैट ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करने में हेल्प करता है। इंसुलिन इज अ प्रोटीन हार्मोन, ये भी ध्यान में रखना। प्रोटीन का हार्मोन है तो वो सेल के बाहर से ही, सेलुलर रिसेप्टर से ही काम करेगा, सेल के अंदर नहीं जाएगा, तो ये भी ध्यान में रखना। एंटीबॉडी, दे आर प्रोटीन्स बट दे फाइट इन्फेक्शियस एजेंट्स, हर एक एंटीबॉडी जो हमारे बॉडी में होती है। देन रिसेप्टर्स, ठीक है, जो सेल के ऊपर होते हैं ना रिसेप्टर्स फॉर द सेंसेशन ऑफ स्मेल, टेस्ट, हार्मोन, सो दे सारे रिसेप्टर जो है वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। देन सबसे ज्यादा जो एमसीक्यू आता है वो आता है ग्लूट 4 पे, ठीक है, और ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करता है इनटू द सेल्स, ठीक है। ग्लूट 4 ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है इनटू द सेल्स, ठीक है। तो ये चार्ट है, इसके ऊपर मैच द पेयर जैसे एमसीक्यू जो है वो आ सकते हैं। नाउ कोलेजिन की बात करें तो और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट यहाँ पे आता है, कोलेजिन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड, ठीक है। पूरे एनिमल वर्ल्ड में कोलेजिन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन एंड रूबिस्को, ठीक है, दैट इज राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज रूबिस्को इज अ मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर। तो जब भी बायोस्फीयर आएगा तो रूबिस्को, एनिमल वर्ड जब भी आएगा तो क्या करोगे? कोलेजिन करोगे, ओके।
नाउ लेट्स डिस्कस पॉलीसेकेराइड्स। देखो, एसिड इंसोल्यूबल पेलेट की हम बात करें, ठीक है, सो उसमें पॉलीसेकेराइड्स भी आते हैं। पॉलीसेकेराइड्स मतलब क्या? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, एंड दैट इज अनदर क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। सो व्हाट आर पॉलीसेकेराइड्स? पॉलीसेकेराइड्स आर द लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर्स। शुगर्स की लंबी लंबी चेन्स होती है, थ्रेड की तरह ही होती है, कॉटन थ्रेड की तरह होती है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स जो है वो यूनिट की तरह काम करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल लें तो सेलुलोज। सेलुलोज इज अ पॉलीमेरिक पॉलीसेकेराइड, जिसमें सिर्फ एक ही टाइप का मोनोसेकेराइड्स होता है, दैट इज ग्लूकोज। तो सेलुलोज पॉलीसेकेराइड है जिसमें एक ही टाइप का मोनोसेकेराइड है, ठीक है, दैट इज अ ग्लूकोज। सिर्फ ग्लूकोज से बना है सेलुलोज, ठीक है। तो सेलुलोज को हम क्या कह सकते हैं? जैसे हमने प्रोटीन में डिस्कस किया था, इट इज अ homopolymers. Cellulose is a homopolymer and protein is a heteropolymer. Now स्टार्च की बात करें, इट्स अ वेरिएंट ऑफ अगेन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का वेरिएंट उनको देखने को मिलता है, एंड ग्लाइकोजन का एक वेरिएंट है। हमारे बॉडी में फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, लेकिन प्लांट की बॉडी में फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। तो प्लांट उसको एनर्जी सोर्स की तरह यूज करते हैं स्टार्च को। देन इन्युलिन। इन्युलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज। इसके ऊपर भी काफी एमसीक्यू आ चुके हैं। इन्युलिन, इंसुलिन नहीं, इन्युलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज, सिर्फ और सिर्फ फ्रुक्टोज का, ठीक है। देन अगर हम चेन निकाले, अगर हम चेन यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया गया है ग्लाइकोजन का, तो उसका राइट एंड जो होता है वो रिड्यूसिंग एंड होता है, एंड लेफ्ट एंड जो होता है वो नॉन रिड्यूसिंग होता है। तो आर राइट, आर रिड्यूसिंग, आर कॉमन है, रिड्यूसिंग का आर, राइट का आर, तो वो ध्यान में रखना है ट्रिक की तरह। अगर एमसीक्यू आता कौन सा एंड जो है वो रिड्यूसिंग, कौन सा नॉन रिड्यूसिंग, तो आर राइट रिड्यूसिंग, ओके। देन हमको जो है वो ब्रांचेस भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, कुछ कुछ में ब्रांचेस भी होते हैं जो यहाँ पे डायग्राम्स में दिखाए गए। ग्लाइकोजन में ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं, तो ये ध्यान में रखना, ब्रांचेस आर प्रेजेंट इन ग्लाइकोजन्स। देन स्टार्च के बारे में काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है कि स्टार्च क्या करता है। स्टार्च फॉर्म्स अ हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है, हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म बाय द स्टार्च। तो उसमें क्या होता है, उसमें गैप क्रिएट हो जाते हैं, और अगर हम उसके ऊपर आयोडीन डाल दें तो वो गैप में आयोडीन जो है फंस जाता है। इसीलिए स्टार्च मॉलिक्यूल जो है वो आयोडीन मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रख सकते हैं, और उसका कलर, स्टार्च का कलर जो है वो ब्लू हो जाता है। लेकिन सेम एक्सपेरिमेंट अगर हम सेलुलोज के साथ करें तो उसमें हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं बनता है, सो सेलुलोज डज नॉट, ठीक है, होल्ड आयोडीन, एंड दैट्स व्हाई उसका कलर जो है वो ब्लू नहीं होता है। तो स्टार्च का कलर ब्लू होता है आयोडीन की वजह से, ड्यू टू इट्स हेलिकल नेचर। एमसीक्यू पॉइंट, ओके। नाउ प्लांट के सेल वॉल्स आर द मेड अप ऑफ सेलुलोज। वी नो दैट पेपर जो हम बनाते हैं प्लांट के पल्प से या कॉटन फाइबर से, दे आर आल्सो सेल्यूलोसिक, ठीक है, वो भी सेलुलोज से बने होते हैं। अलग अलग पॉलीसेकेराइड्स, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स भी नेचर में प्रेजेंट है। उसमें अमीनो शुगर्स भी हो सकते हैं, केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि ग्लाइकोजामाइन, जैसे कि एन एसिटिल गैलेक्टोजामाइन, ठीक है। देन एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थोपोडास, इसके ऊपर भी एमसीक्यू आ चुका है, ठीक है। एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थोपोडास, दैट इज कॉकरोचेस की अगर हम बात करें, ऑर्थोपोड्स की बात करें, तो उसमें एक्सोस्केलेटन किससे बना होता है, याद है? काइटिन, ठीक है, याद नहीं आ रहा तो मैं बता रहा हूँ, दैट इज काइटिन, एंड काइटिन इज अ पॉलीसेकेराइड। लेकिन ये पॉलीसेकेराइड किस नेचर का है? इट्स अ होमोपॉलीसेकेराइड। एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन से वो बनता है, एंड इट्स नॉट अ हेटेरोपॉलीसेकेराइड, इट्स अ होमोपॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन न्यूक्लिक एसिड्स की अगर हम बात करें, सो इट्स अ अदर टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल दैट वुड फाइंड इन अ acid insoluble fraction of any living tissues in the form of nucleic acid। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि मोस्ट ऑफ द सेल का जो पार्ट होता है दैट इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है, वो ट्रू मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन बनाते हैं, दैट इज पॉलीसेकेराइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ एनी लिविंग टिश्यू, ठीक है। लेकिन अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें, डीएनए की बात करें, सो न्यूक्लिक एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है। किससे बना होता है न्यूक्लिक एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक्स? न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लिक एसिड का मोनोमरिक यूनिट कौन सा है? न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट से बना है, ठीक है, जिसमें एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, एक सेकंड इज मोनोसैकेराइड होता है, थर्ड इज फॉस्फोरिक एसिड होता है, और फॉस्फेट होता है, दैट इज बेस शुगर प्लस फॉस्फेट, ठीक है। अभी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड मतलब क्या?
हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड मतलब नाइट्रोजनस बेसिस, जैसे कि एडेनाइन, ग्वानाइन, यूरासिल, साइटोसिन, थाइमीन। ठीक है, उसमें से एडेनाइन एंड ग्वानाइन आर द सब्स्टिट्यूटेड प्यूराइंस। ठीक है, और फिर यूरासिल, साइटोसिन, थाइमीन आर द पिरिमिडिन्स। तो पिरिमिडिन्स की शॉर्ट ट्रिक है कट। ठीक है, पिरिमिडिन्स आर कट। ओके, कट में क्या आएगा? साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमीन। एंड प्यूराइंस के लिए क्या है? एग। ठीक है, अंडा नहीं, एजी, एग। एग मार्क होता है ना गोल्ड के ऊपर, एग मार्क, एजी। तो दैट इज एडेनाइन एंड ग्वानाइन। ठीक है, शुगर जो होती है इसमें आइदर राइबो शुगर हो सकती है, दैट इज मोनोसैकेराइड पेंटोज। ठीक है, तो उसको हम आरएनए कहते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अगर डीऑक्सीराइबो शुगर है तो उसको हम डीएनए कहते हैं, दैट इज डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, सो डीएनए का लॉन्ग फॉर्म क्या है, इसके ऊपर भी एमसीक्यू आता है। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इज अ डीएनए। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इज अ डीएनए एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड इज अ आरएनए। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के बारे में जैसे हमने ऑलरेडी मेंशन किया था कि दे आर द हेटेरोपॉलीमर्स, जिसमें अमीनो एसिड्स की स्ट्रिंग्स होती है। देखो, केमिस्ट्री में अलग अलग मॉलिक्यूल्स के अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखें तो उसमें जो है मॉलिक्यूलर फार्मूलाज होते हैं केमिकल्स के, NaCl, MgCl2, इस तरीके के। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें 2 डायमेंशनल व्यूज़ होता है मॉलिक्यूल्स का, जैसे कि नैप्थलीन, बेंजीन के स्ट्रक्चर्स हमने देखे हैं। फिजिसिस्ट के बारे में बात करें तो फिजिसिस्ट 3 डायमेंशनल व्यूज़ देखते हैं मॉलिक्यूल्स का। लेकिन जब हम एक बायोलॉजिस्ट की बात करते हैं तो बायोलॉजिस्ट जो है वो 4 लेवल्स पे प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। क्वाटरनरी लेवल्स पे जो है वो प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को देखते हैं। एंड जिसमें फर्स्ट लेवल जो आता है, ठीक है, सो फर्स्ट लेवल इज अ सिंपल सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स जो पोजिशनल इंफॉर्मेशन दिखाता है प्रोटीन्स की। देखो, ठीक है, सो फर्स्ट अमीनो एसिड जो है एक जगह पे, देन उसको अटैच सेकंड अमीनो एसिड, उसको अटैच थर्ड अमीनो एसिड, इस तरीके से चेन जो है वो बनती जाती है एंड उसी को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो कहते हैं। सो एक इमेजिनरी लाइन पे ये सारे सिचुएटेड होते हैं। लेफ्ट एंड जो होता है, ठीक है, मतलब हम तुम्हारा दायां हाथ, वहाँ पे फर्स्ट अमीनो एसिड होता है एंड तुम्हारा जो राइट हैंड है वहाँ पे लास्ट अमीनो एसिड जो है वो डिनोट करता है। तो इसलिए हम फर्स्ट अमीनो एसिड को एन टर्मिनल अमीनो एसिड्स कहते हैं एंड लास्ट अमीनो एसिड को हम सी टर्मिनल अमीनो एसिड जो है वो कहते हैं। अब प्रोटीन थ्रेड जो है इट इज डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट द एक्सटेंडेड रिजिड रॉड, मतलब पूरी तरीके से एक रॉड का स्ट्रक्चर नहीं होता प्रोटीन्स में। कुछ कुछ जो है वो हेलिक्स फॉर्म करते हैं, स्टेयर केस लाइक मॉलिक्यूल जो है फॉर्म करते हैं। जैसे हमने स्टेप्स देखी है घर में, जो हमारी स्टेप्स होती है, कुछ कुछ घर में ऐसे स्टेप्स का जो डायमेंशन होता है, स्टेप्स का जो डायग्राम होता है वैसा सर्कुलर होता है। तो उसी तरीके से प्रोटीन भी हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स कहते हैं। और ये जो हेलिक्स होते हैं वो प्रोटीन्स में ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स आर ऑब्जर्व्ड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट, प्रोटीन्स में सिर्फ राइट हैंडेड हेलिसेस जो है वो फाइंड आउट होते हैं। नाउ कुछ कुछ जो है वो लॉन्ग प्रोटीन जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो है वो हॉलो वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिसको हम टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। एंड ये टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी एब्सोल्युटली नेसेसरी होता है फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। अगर टर्शरी स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो एंजाइम का फंक्शन नहीं होगा। तो टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द प्रोटीन्स। तो ये एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है, तो कीप दिस इन माइंड। ओके, नाउ सम प्रोटीन्स जो है वो क्या करते हैं, अलग अलग सब यूनिट्स बनाते हैं। वो सब यूनिट सर्कुलर हो सकते हैं या स्पेरिकल हो सकते हैं या लीनियर हो सकते हैं एंड एक दूसरे से वो अटैच होते हैं। तो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर बनाते हैं एंड वो एक दूसरे से अटैच होते हैं और ये अलग अलग मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स कहते हैं। जैसे कि हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो ये भी एक प्रोटीनस स्ट्रक्चर है जिसमें 4 सब यूनिट्स हैं, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो हीमोग्लोबिन 4 सब यूनिट से बना है, 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स। तो कीप दिस इन माइंड। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर। तो अलग अलग बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं जो हमको पॉलीमर्स में देखने को मिलते हैं। नाउ इन अ पॉलीपेप्टाइड और अ प्रोटीन, अमीनो एसिड जो है वो एक दूसरे से लिंक होते हैं बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। एमसीक्यू पॉइंट, अमीनो एसिड्स आर लिंक बाय द पेप्टाइड बॉन्ड जहां पे कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है,
दैट इज COOH ग्रुप जो होता है ऑफ वन अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप से अटैच होता है, दैट इज NH2 ग्रुप से अटैच होता है। और इसमें एलिमिनेशन ऑफ वाटर होता है, H2 बाहर निकल जाता है, वहां पे पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो बन जाता है और इस प्रोसेस को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। ठीक है, नाउ पॉलीसैकेराइड्स की बात करें तो इसमें अलग अलग मोनोसैकेराइड जो है वो लिंक होते हैं एक दूसरे से बाय द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, ये भी बॉन्ड जो है वो डिहाइड्रेशन से ही बनता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बाबा दो अलग अलग मोनोसैकेराइड्स जो है एक दूसरे से अटैच होते हैं। नाउ न्यूक्लिक एसिड्स की बात करें तो इसमें फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है वो एक शुगर के 3 नंबर के कार्बन से अटैच होता है और दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स के, ठीक है, ये 5th कार्बन से अटैच होता है। मतलब 3rd कार्बन ऑफ वन शुगर ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड टू द 5th कार्बन ऑफ शुगर ऑफ द सक्सेडिंग न्यूक्लियोटाइड। मतलब 2 न्यूक्लियोटाइड, एक का 3rd कार्बन और दूसरे का 5th कार्बन, ऐसे 3' to 5' ये बॉन्ड्स बनाता है। और ये जो बॉन्ड है, ठीक है, बिटवीन फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द शुगर, इसको हम ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। एंड हाँ, अभी यहाँ पे एक साइड पे एक ईस्टर बॉन्ड, दो साइड पे 2 ईस्टर बॉन्ड, वैसे 2 ईस्टर बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो कहते हैं। नाउ न्यूक्लिक एसिड जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर से बनाते हैं, जैसे कि हमने डीएनए का देखा है वॉटसन एंड क्रिक मॉडल में। ठीक है, डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स फॉर्म में जो है हमको देखने को मिलता है। नाउ ये जो डबल हेलिक्स मॉडल होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एंड इसमें बैकबोन जो है वो शुगर फॉस्फेट का बना होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट, डीएनए में बैकबोन जो है वो शुगर फॉस्फेट का बना होता है। और ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है, ये जो है वो इनका फेस जो है वो इनसाइड की तरफ होता है। ठीक है, अंदर होता है, अंदर की तरफ जो है इनका फेस होता है, ना कि बाहर की तरफ। इसमें आपको देखने को मिलेगा जो न्यूक्लियोटाइड्स में यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेसिस है, दैट इज एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, थाइमिन, ये एक दूसरे से अटैच होते हैं। और हमको देखने को मिलता है थाइमिन, एडेनाइन। एडेनाइन जो है वो हमेशा थाइमिन से बॉन्ड होता है, 80 बॉन्ड फॉर्म करता है और उसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड जो है हमको देखने को मिलता है। एंड ग्वानिन जो है वो हमेशा साइटोसिन से अटैच होता है और उसमें हमको 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जी और सी के बीच में 3 बॉन्ड्स होते हैं एंड थाइमिन एंड एडेनाइन के बीच में 2 बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखना, ये एमसीक्यू के पॉइंट में आ सकता है। ओके, नाउ अभी ये जो स्ट्रक्चर है ये हेलिकल फॉर्म में जो है वो डीएनए का एडजस्ट हो जाता है, हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है, जिसमें हमको देखने को मिलेगा हर एक स्टेप जो है, मतलब ये जो बॉन्ड है ना एटी का या सीजी का, इसको हम एक स्टेप कर सकते हैं, इसको हम एक स्टेप बोल सकते हैं। ठीक है, जो स्टेयर केस में स्टेप्स होती है ना हमारी, उसको एक स्टेप्स की तरह हम उसको इमेजिन कर सकते हैं। एंड इन दोनों का टर्न जो होता है ना यहाँ पे हेलिक्स का, वो 36 डिग्री पे होता है। तो ये भी एक एमसीक्यू पॉइंट है। ठीक है, तो ये जो टर्न है वो 36 डिग्री पे होता है। एंड एक फुल टर्न जो होता है डीएनए का, मतलब एक पूरा डीएनए का मॉलिक्यूल, एक पूरा हेलिक्स जो होता है, 1 फुल टर्न ऑफ हेलिकल स्ट्रैंड, ठीक है, जिसमें कितने होते हैं, उसमें 10 स्टेप्स होते हैं या 10 बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है, सो 1 हेलिकल डीएनए स्ट्रैंड हैव 10 बेस पेयर्स और 10 स्टेप्स। ठीक है, और इसको हम अगर एक स्ट्रेट लाइन में इसका पिच कैलकुलेट करने जाए एक हेलिकल स्ट्रैंड का, तो वो 34 एंगस्ट्रॉम जाता है। तो इसमें अभी सिंपल मैथमेटिक्स लगा सकते हैं, एक हेलिक्स है डीएनए का जो हर एक डिग्री पे 36 डिग्री पे रोटेट हुआ है एंड वो पूरा उसका पिच जो है वो 34 एंगस्ट्रॉम का है और 10 पेयर है, 34 डिवाइडेड बाय 10, तो हर एक स्टेप का डिस्टेंस कितना हुआ, 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो राइज पर बेस पेयर कितना है, 3.4 एंगस्ट्रॉम एंड टोटल पिच कितना है, 34 एंगस्ट्रॉम। तो इसके ऊपर भी एमसीक्यू आते हैं, ध्यान में रखना। हायर क्लासेस में तुम अलग अलग टाइप के डीएनए पढ़ेंगे जिसको अलग अलग अल्फाबेट के नामों से करा गया है। नाउ let's discuss about the dynamic state of the body constituents, that is concept of a metabolism। ठीक है, तो देखो हमने अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म अब तक देखे हैं, सिंपल बैक्टीरियल सेल या प्रोटोजोन या प्लांट या एनिमल, इसमें थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, और इन कंपाउंड्स को हम सर्टेन कॉन्सेंट्रेशंस में मेजर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मोल्स पर सेल और मोल्स पर लीटर। ठीक है, सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी जो है वो ऑब्जर्वेशन से ये पता चली है कि ऑल दिस बायोमोलिक्यूल्स को जो है उनको टर्नओवर रेट जो है वो होता है। ठीक है, सो ऑल दिस बायोमोलिक्यूल्स हैव अ टर्नओवर। अभी इसका मतलब क्या हुआ, टर्नओवर का मतलब ये जो है वो हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होते रहते हैं। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सदा चेंज होते रहेंगे। मतलब
मोनोमर से पॉलीमर बनेंगे, पॉलीमर से फिर से ब्रेक होकर मोनोमर्स बनेंगे, मतलब ग्लूकोज के अलग अलग मॉलिक्यूल्स आएंगे, फिर वो ग्लाइकोजन बनाएंगे, ग्लाइकोजन ब्रेक हो जाएगा एट अ सर्टेन पॉइंट्स और फिर वो ग्लूकोज बनाएगा, फिर उसी ग्लूकोज से फिर ग्लाइकोजन बनेगा। तो ऐसा हर एक बायोमोलिक्यूल्स के बारे में होता है, कांस्टेंट ऐसा चलता रहता है, इसको हम टर्नओवर रेट बोलते हैं। एंड इसी सारे केमिकल रिएक्शंस को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इसी सारे केमिकल रिएक्शंस जो ब्रेकिंग और मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होता है या ब्रेकिंग ऑफ मेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, इसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। एंड देखो, इसमें सिंपल मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशंस जैसे हम फॉर एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम द अमीनो एसिड्स, तो उससे जो है वो अमाइन बनता है। ठीक है, सो ये अमाइनो ग्रुप फॉर्मेशन के लिए वो हेल्पफुल होता है। नाउ रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप इन द न्यूक्लियोटाइड बेस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन डाइसैकेराइड, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला तुमको, ग्लूकोज का एग्जांपल देखा। तो ये सारे रिएक्शंस होते रहते हैं। ठीक है, ये सारे रिएक्शन कॉन्स्टेंटली होते रहते हैं एंड ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब सपोज इमेजिन करो कि आप एक हाईवे पे हो। ठीक है, 4 वे वाला हाईवे है, हर तरफ से गाड़ियाँ आ रही है, एक जो है वो चौक है। ठीक है, और उस चौक पे हर तरफ से गाड़ियाँ आ रही है, नॉर्थ से, साउथ से, ईस्ट से, वेस्ट से, लेकिन वो सब सिंक्रोनाइज मैनर में कर रही है। सब जो है वो अपने अपना टर्न ले रहे हैं, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, कोई किसी से नहीं धड़क रहा है। ठीक है, एकदम डिसिप्लिन मैनर में सब चालू है। तो ट्रैफिक जंक्शंस की तरह इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेटाबॉलिक पाथवेज, इनको हम मेटाबॉलिक पाथवेज कह सकते हैं। ये जो सीरीज ऑफ लिंक रिएक्शंस जो मेटाबॉलिज्म में पाई जाती है, इसको हम मेटाबॉलिक जंक्शंस या मेटाबॉलिक ट्रैफिक कह सकते हैं। एंड ये जो है हमेशा चलती रहती है, डायनामिक स्टेट में रहती है। डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स हमको देखने को मिलते हैं, चेंज होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, दूसरे फॉर्म से तीसरे फॉर्म। तो ये मेटाबॉलिक फ्लो चलता रहता है, जैसे ट्रैफिक में गाड़ियां चलती रहती है वैसा ही चलता रहता है। और इनको मेंटेन करने के लिए कभी कभी ट्रैफिक हवलदार भी होते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं कि राइट वाले रुको, लेफ्ट वाले जाओ, लेफ्ट वाले रुको, राइट वाले जाओ। तो इनको हम कैटलिस्ट भी कह सकते हैं, जो रिएक्शंस या जो मेटाबॉलिक पाथवे स्मूथली करा देते हैं। ठीक है, तो वैसे कैटालाइज रिएक्शंस भी मेटाबॉलिज्म में हमको देखने को मिलती है। ठीक है, सो देयर इज नो अनकैटालाइज मेटाबॉलिक कन्वर्जन इन लिविंग सिस्टम। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन नहीं है जिसमें कैटालिस्ट का रोल नहीं होता है, जो रिएक्शन को स्पीड अप करने का काम करते हैं। सो जैसे कि सिंपल एग्जांपल ले हम, CO2 का डिसॉल्व होना इन वाटर, इट्स अ फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, लेकिन उसके लिए भी कैटालिस्ट लगता है। तो ये भी एक एमसीक्यू फॉर्म में आ सकता है कि CO2 का डिसॉल्व होना इन वाटर इज अ फिजिकल और केमिकल, इट्स अ फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, नाउ ये जो प्रोटीन्स होते हैं जो कैटालिस्ट का रोल निभाते हैं, इनको हम एंजाइम्स कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नाउ मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ फॉर लिविंग, लेट्स डिस्कस अबाउट द मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग। नाउ मेटाबॉलिक पाथवेज कैन लीड टू अ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फ्रॉम अ सिंपल स्ट्रक्चर। मतलब सिंपल सी चीज है, एसिटिक एसिड से कोलेस्टेरॉल बनता है, या फिर कॉम्प्लेक्स से सिंपल सब्सटेंस भी यहाँ पे मेटाबॉलिज्म में बन सकते हैं। जैसे कि ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनता है स्केलेटल मसल्स में। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म में दो रिएक्शंस आपको देखने को मिलते हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म को हम बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं, जिसमें मॉलिक्यूल्स बनते हैं, सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल्स से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जिसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होकर सिंपल सिंपल सब्सटेंसेस जब बनते हैं, उसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म इज मेड अप ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। जब सब्सटेंसेस बनते हैं तो उसके लिए एनर्जी लगती है। जैसे कि हम नए रिश्ते बनाते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाते हैं, तो पहले चैटिंग करनी पड़ती है, इंप्रेस करना पड़ता है, बहुत एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, तो एनर्जी कंज्यूम होती है। नए बॉन्ड बनाने में, नए दोस्त बनाने में एनर्जी कंज्यूम होती है। सो एनाबॉलिक रिएक्शंस यहाँ पे क्या होती है, एनर्जी कंज्यूम होती है। ठीक है, दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। नाउ जब रिश्ते टूट जाते हैं तो टूट जाते हैं, उससे एनर्जी निकलती है। झगड़े होते हैं ना, आवाजें निकलती है, झगड़े होते हैं, मारपीट होती है, तो एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो कैटाबॉलिज्म में एनर्जी निकलती है, एनाबॉलिज्म में एनर्जी कंज्यूम होती है। सो कैटाबॉलिज्म को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी कह सकते हैं। ठीक है, सो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ग्लाइकोलाइसिस का एग्जांपल लेते हैं। कैटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो कैसी होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है। जैसे कि ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बन रहा है बाय द, ठीक है, बाय विच प्रोसेस, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ये 10 मेटाबॉलिक स्टेप वाली प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, 10 मेटाबॉलिक स्टेप्स, जिसमें स्टेप वाइज जो है वो एनर्जी डिराइव करते हैं और ग्लूकोज को हम लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम केमिकल बॉन्ड को जोड़ते हैं एंड वो जो एनर्जी निकलती है उसको हम केमिकली स्टोर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP, दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP, जिसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं।
जब भी कभी एनर्जी के बारे में पढ़ना हो, कैसे बनता है, कैसे कंज्यूम की जाती है, कैसे स्टोर होती है, तो उसके लिए एक फील्ड है दैट इज़ बायो एनर्जेटिक्स, जिसमें तुम हायर क्लासेस में पढ़ोगे। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द लिविंग स्टेट। अभी इस लेवल पे तुमको ये पता चला होगा कि हमारे बॉडी में टेन्स एंड थाउजेंड्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स हैं एंड उसको हम मेटाबोलाइट्स कहते हैं या बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। लेकिन वो अलग-अलग कॉन्सेंट्रेशन में हमारे बॉडी में प्रेज़ेंट है। हर एक बायोमोलिक्यूल का एक कॉन्सेंट्रेशन होता है फिक्स, और वो उसी कॉन्सेंट्रेशन में प्रेज़ेंट होता है, और फिर सारी प्रोसेस जो है हमारे बॉडी में स्मूथली चलती है। जैसे कि ग्लूकोज़ लेवल की बात करें ब्लड में, तो ये 4.2 मिलीमोल पर लीटर टू 6.1 मोल पर लीटर होता है। ठीक है, 4.2 टू 6.1 मिलीमोल पर लीटर ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन इन आवर ब्लड, ये एमसीक्यू फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, हार्मोन जो है वो नैनोग्राम्स पर मिलीलीटर होते हैं, ये भी एमसीक्यू फॉर्म में आता है, नैनोग्राम्स में होते हैं हार्मोन्स पर मिलीलीटर में। एंड ग्लूकोज 4.2 मिलीमोल पर लीटर टू 6.1 मिलीमोल पर लीटर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। नाउ ये जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो स्टेडी स्टेट में होते हैं। ठीक है, स्टेडी स्टेट, एंड ये कैरेक्टराइज होता है बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, सो ये हर एक सारे जो बायोमोलिक्यूल्स हैं दे आर इन अ मेटाबॉलिक फ्लक्स। ठीक है, वो एक फ्लक्स में होते हैं जहाँ पे रिएक्शंस कंटिन्यूअसली हो रही है, फिजिकल, केमिकल। ठीक है, और ये सारे स्पॉन्टेनियसली हो रही है रिएक्शन, और ये मूव कर रही है टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम। ठीक है, बट ये इक्विलिब्रियम में पहुंच नहीं रही, ट्राई कर रही है पहुंचने का, लेकिन पहुंच नहीं रही। तो हम किसी भी लिविंग बॉडी को हम कह सकते हैं दे आर इन अ स्टेडी स्टेट ऑफ नॉन इक्विलिब्रियम, क्योंकि कॉन्स्टेंटली चेंज होते जा रहे हैं, बॉन्ड बनते जा रहे हैं, बॉन्ड टूटते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चलता रहता है, और इसी की वजह से लिविंग सिस्टम जो है वो चलती रहती है, दैट इज मेटाबॉलिज्म होता रहता है, इसलिए लिविंग बॉडी चलती रहती है। ठीक है, अगर वो इक्विलिब्रियम में गए, मतलब एक ही फॉर्म में जाके स्टक हो गए, तो बाकी मॉलिक्यूल बनेंगे ही नहीं। ठीक है, जैसे कि अभी सब ग्लाइकोजन ही बन गया, उससे फिर से ग्लूकोज ही नहीं बन रहा है, तो एनर्जी कैसे बनेगी, हम एटीपी कैसे डिराइव करेंगे, फंक्शन कैसे करेंगे, तो रुक जाएगा। और हमारे बॉडी में अगर एनर्जी नहीं हो रही तो हम काम नहीं कर पाएंगे, कोई भी फंक्शन नहीं होगा, डाइजेस्टिव, रिस्पायरेटरी। ठीक है, और फिर हम वी विल बी डेथ। ठीक है, देयर विल बी डेथ, वी विल डेड। सो यहाँ पे सिंपल सी चीज है कि अगर हम इक्विलिब्रियम में गए, सो वी विल कंसिडर अ लिविंग बॉडी, दे आर डेड। ओके, नाउ सो ये ध्यान में रखना है कि वी आर इन कांस्टेंट नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट, एंड दैट्स व्हाई हम वर्क परफॉर्म कर पा रहे हैं या हम जिंदा है। ठीक है, और मेटाबॉलिज्म जो है वो एनर्जी के इनपुट से चलता है, विदाउट दैट हम जो है वो जिंदा नहीं रह सकते। सो लिविंग स्टेट एंड मेटाबॉलिज्म आर द सिनोम्स, एक दूसरे के सिनोम्स से एक ही मतलब होता है लिविंग स्टेट यानी कि मेटाबॉलिज्म। विदाउट मेटाबॉलिज्म देयर कैन नॉट बी लिविंग स्टेट। मैंने जैसे कि तुम्हें ऑलरेडी बोला कि मेटाबॉलिज्म के सिवाय वहां पे लिविंग स्टेट हो ही नहीं सकता। ठीक है, सो बायोमोलिक्यूल्स का पॉडकास्ट ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है। सो एंजाइम जो है उसके लिए मैं एक सेपरेट पॉडकास्ट बनाऊंगा, वो छोटा वाला हो जाएगा। तो जब कभी भी सिर्फ एंजाइम्स पढ़ना है तो तुम उस पॉडकास्ट को जरूर देखना, इसके बाद ही वो पॉडकास्ट आ जाएगा। एंड अगर तुमको मजा आ रहा है यार पढ़ने में, अच्छे से रिवीजन हो रही है, काफी मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है पॉडकास्ट बनाने में, सो प्लीज इसको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, सारे दोस्तों के साथ, ताकि ये जो मेहनत है मेरी उससे ज़्यादा बच्चों का जो है वो फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की रिवीजन अच्छे तरीके से हो। ठीक है, एंड कोई भी आपको अगर नेक्स्ट पॉडकास्ट कौन से चैप्टर का चाहिए तो वो कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, मैं उसी उसी का जल्द ला लूँगा पॉडकास्ट। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर तुम्हारे हिसाब से उसका पहले करेंगे, फिर बाकी चैप्टर्स का करेंगे। तो जिसका सबसे ज़्यादा वोट आएगा कमेंट बॉक्स में, उसका नेक्स्ट पॉडकास्ट जो है हम करेंगे। एंड तुम मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, शुभम88 इज़ माई इंस्टा आईडी, या बायोकट्टा पे पेज है इंस्टा पे, उसको भी फॉलो कर सकते हो। एंड दूसरा भी एक यूट्यूब चैनल है ई कट्टा, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, उसमें एंटरटेनमेंट का जो है वो वीडियोज़ आते हैं, तो वो भी तुमको अच्छे लगेंगे जब तुम कॉलेज में जाओगे, MBBS या अपने डिग्री कॉलेज में जाओगे। सो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।